गुड मॉर्निंग। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे जितने भी नेशनल पार्क वगैरह था झारखंड में, नेशनल पार्क और जो भी अभ्यारण्य हैं उसमें से कुछ बर्ड सेंचुरी यहाँ से क्वेश्चन में आता है, तो ये चीज मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, इसको भी आप एक बार देख लेना। जैसे कि हम लोग जो अभ्यारण्य है उसी में एक हम लोगों ने देखा था, उधवा जो बर्ड सेंचुरी है, लेक बर्ड सेंचुरी साहेबगंज में। तो ये बर्ड सेंचुरी के कैटेगरी में भी आता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कैटेगरी में भी आता है। स्पेशली जो है प्रवासी भारतीय, सॉरी, प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके लिए जो है जाना जाता है इन बर्ड सेंचुरी को। एक टाइम के बाद में या एक सीजन में, किसी भी एक स्पेशल सीजन में जो है जितने भी प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो यहाँ पे उड़ के आते हैं, और इसीलिए ये क्षेत्र जो है स्पेशली फेमस है। जिसमें से एक है आपका तिलैया पक्षी विहार, ये कोडरमा जिला में है। ठीक है, कोडरमा जिला में है, और ये जो एरिया है तिलैया, एक बांध करके एक डैम है जिसको हम जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है उसी के अंदर में आता है। बराकर नदी है और उसी के पास में जो है एक डैम बना हुआ है, तिलैया डैम। ठीक है, तो ये उसी का आसपास का क्षेत्र है और उसी के अंडर में आता है ये जो तिलैया बर्ड विहार है वो। तो ये याद रखना है, कोडरमा जिला में है, तिलैया बांध के पास में। उसी तरह से तेनू घाट पक्षी विहार है, तेनू घाट बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। तो ये तेनू घाट जो बर्ड सेंचुरी है वो बोकारो में है। और याद रखना है कि यहाँ पर भी एक बांध है जिसको हम तेनू घाट बांध कहते हैं। तेनू घाट बांध, तो ये इसी के अंदर में है, ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये जो तेनू घाट बांध है ये मिट्टी का बांध है, इसको बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहा भी जाता है तेनू घाट बांध को। हालांकि हम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे उस सेक्शन में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तेनू घाट बांध के अंडर में आता है तेनू घाट बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा चंद्रपुरा पक्षी विहार है, चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी है, ये भी बोकारो में आता है। और यहाँ पर भी एक जलाशय है जिसको हम चंद्रपुरा जलाशय कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो है जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं या साइबेरियन जो पक्षी हैं उनका जो है जमावड़ा होता है। और स्पेशली जो है विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में जो है चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे साइबेरियन पक्षियों का यहाँ आना होता है। ठीक है। इसके अलावा ईचागढ़, ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी है जो कि ईचागढ़ सरायकेला खरसावान में जो है ये क्षेत्र है। तो ये भी जो स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट है उस क्षेत्र में ये पड़ता है। खरसावां एरिया जो है सरायकेला वाला वहां पे है। और एक निमडीह करके भी जगह है, ईचागढ़ निमडीह करके भी जाना जाता है इसको, निमडीह। ईचागढ़ क्षेत्र, निमडीह क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो है यहाँ पर भी साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं वो आते हैं। और ये स्पेशली पूरे साल में इनका आगमन जो है या आना जाना लगा रहता है ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी में, जो साइबेरियन पक्षी है वो। तो ध्यान रखना है, ये कुछ बर्ड सेंचुरी है जो अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन। कहाँ पर है ये पूछ देता है, कई बार ये बांध का नाम पूछ देता है कि कौन से डैम वाले क्षेत्र में आता है। अब जैसे ईचागढ़ वाला क्षेत्र है तो ईचागढ़ में याद रखना है कि ये स्वर्ण रेखा परियोजना के अंदर में आता है। एक सिंचाई परियोजना है स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर एक चंद्रपुरा जलाशय है, रिजर्वायर है, इसके अंदर में आता है। और अगर हम उधवा पक्षी विहार की बात करें तो वो एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में है। 1991 में जो है उसको मान्यता प्राप्त हुई थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, एग्रीकल्चर को शुरू करने से पहले मैं वन प्रोडक्ट या वन उत्पाद जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या टाइप के हमारे यहाँ झारखंड में फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है।
देखो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फॉरेस्ट से जो हमें उत्पाद मिलता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, कुछ इसमें मेजर प्रोड्यूसेस होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, या कुछ जो है माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेजर और दूसरे को हम बोलते हैं माइनर। तो मेजर का मतलब है यहां पर जो हमारे मुख्य वन उत्पाद है, और दूसरा बोला जाता है लघु वनोपज या लघु वनोत्पाद। ठीक है, अब मुख्य वन उत्पाद के अगर मेजर प्रोडक्ट के बात करें, तो इसमें जो है लकड़ी से रिलेटेड जो होते हैं, इमारती लकड़ी, मतलब कि इमारती लकड़ी से नाम से क्लियर है जो इमारत बनाने के काम आए। अब पहले क्या होता था कि घरों में, आजकल तो सारे घर पक्के घर होते हैं, पहले क्या होता था कि घरों में ऊपर में जो वो बनाया जाता था, छावनी बनाया जाता था, उसमें लकड़ियों का मेजर रोल होता था। इनफैक्ट दीवार जो खड़ी करते थे, तो आजकल सीमेंटेड बीम्स होते हैं, उस टाइम में लकड़ियों का ही यूज किया जाता था। बीच में पिलर्स वगैरह बनाने के भी लकड़ियों का यूज किया जाता था। वो ऐसे लकड़ी होते थे जो जल्दी जो है उसमें किसी भी तरह का दीमक वगैरह नहीं लगता था। तो वहीं से वो नाम आता है इमारती लकड़ी, जो इमारत बनाने के लिए काम आता है। इनफैक्ट आज भी जब बड़े-बड़े घर वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें भी जो ऊपर में लिंटल वगैरह डालना होता है, तब भी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, तो वो उसी काम में आता है, ठीक है? अब ये लकड़ियों से रिलेटेड है। अब अगर हम गौण या जो हम माइनर या लघु वनोपज की बात करें, तो इसमें लकड़ियों को छेड़ छोड़ दिया जाए, तो जितने भी हैं, फूल है, पत्ती हैं, उससे जो निकलने वाले बीज हैं, उससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सब जो है इसके अंदर में आ जाता है। तो लकड़ी, अब जितने भी मेजर जो पेड़ हैं जिससे लकड़ियों का उत्पादन होता है, वो सब मेजर में आएंगे। और लकड़ियों को छोड़ करके किसी भी ट्रीज का जो भी पार्ट बचता है, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो फूल हो, पौधे हो, ये सब जो है किसमें आएगा, वो आप सबके लघु वनोपज वाले सेक्शन में आ जाता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें मुख्य रूप से कौन कौन से इसके सोर्सेस हैं, तो इसमें एक तो याद रखना है, जो साल है, साल वृक्ष है, वो इसी के अंदर में आता है। अब ये जो साल वृक्ष है, स्पेशली अपने लकड़ियों के लिए जो है ज्यादातर जाना जाता है। आपको याद होगा, पहले ना जो है, पहले क्या, अभी भी जो स्लीपर वगैरह बनाए जाते हैं ट्रेन के डिब्बों वगैरह में, उसके लिए साल वृक्ष के लकड़ियों का ही यूज किया जाता रहा है। हालांकि इसकी वजह से जो है साल के जो वन है, फॉरेस्ट है, वो खत्म होने लगा है, क्योंकि इलीगल तरीके से जो है उसकी कटाई चालू है। तो इसके लिए एक तो यूज होता है फर्नीचर बनाने के लिए, साल का जो पेड़ है, या जिसको हम सरई का पेड़ बोलते हैं या लकड़ी बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। अब मकान वगैरह बनाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, होता है रेल के जो पहले डिब्बे बनाए जाते थे, उसमें डिब्बों में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे लकड़ियों की जरूरत होती है, तो वहां पर जो है इसका यूज किया जाता रहा है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा, जो पटरी बनाया जाता है, ट्रेन का पटरी, उसके बीच में एक गुटका लगाया जाता है, कई जगह लकड़ी के गुटके लगे रहते हैं, वो सब साल वृक्ष के ही लगाए जाते हैं, जिसको हम स्लैब कहते हैं, ठीक है? पटरियों को रखने के लिए जो स्लैब बनाया जाता है, वो सब वो इसी साल वृक्ष से बनाया जाता है, उसके लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है? तो इसमें जो है इसके अब जो है लकड़ी तो है ही इसका एक प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो लकड़ी है, वो मुख्य वनस्पति में आएगा। इसके अलावा इसका जो सरई फूल कहते हैं, सरई का जो पुष्प आता है, वो भी जो है इसी के अंडर में आता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखना है। साल वृक्ष के जो भी कंपोनेंट्स होंगे, वो सब जो है मुख्य में आता है। इसके अलावा जो है इसका एक तेल निकाला जाता है, जिसको कुजरी तेल कहते हैं, ठीक है? वो भी इसी में आता है। इसके बीज को पीस करके जो तेल आता है, वो भी आपके उसमें आता है, मुख्य वनोपज में आता है। अब इसी वजह से जो है साल वृक्ष को जो है राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। अगर सेकंड एक बात करें, दूसरा कौन सा है, तो शीशम हो जाएगा, ठीक है? जिसको शीशो कहा जाता है या शीशम। तो इसको भी, शीशम की जो लकड़ी है, वो स्पेशली फर्नीचर बनाने के वगैरह के लिए जो है इसका प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा सागौन, तो सागौन जो है
फर्नीचर बनाने के लिए, स्पेशली दरवाजे वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम टीक कहते हैं, टीक। अब इसकी लकड़ी से एक और ख़ास बात ये है कि इसमें जो है घुन वगैरह लगने का, दीमक लगने का बहुत कम चांस होता है। इसीलिए जो जहाज वगैरह बनाया जाता है, लकड़ी के पानी के जहाज जो बनाए जाते हैं, वो सब सागौन की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं, घरों के दरवाजे वगैरह वो इसी से बनाए जाते हैं। जितने भी फर्नीचर वगैरह है, इसके सबसे ज्यादा महंगे इसी के फर्नीचर, इसी के लकड़ी से बने फर्नीचर की सबसे ज्यादा कीमत होता है सागौन के। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे मुख्य वन उत्पाद। इसके अलावा और अगर हम चाहें तो इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेमल हो गया, इसके लकड़ी हो गए। ठीक है, और गमहार का लकड़ी हो गया, आम का जो लकड़ी हो गया वो इसी में आएगा, मैंगो ट्रीज का। ठीक है, जामुन का जो है वो इसी में आता है। ठीक है, इसको जम्बो कहते हैं। तो ये सब है जो कि आपके मेजर प्रोडक्ट्स में आएंगे, और इनके जो भी कंपोनेंट्स होंगे या इसके जो भी वो होंगे, लकड़ी, पुष्प वगैरह, बीज वगैरह से तेल वगैरह निकालने वाला, ये सब जो है आपके मेजर या मुख्य वनोत्पाद के अंतर में आता है। ठीक है, तो ये मैं मेजर जो जो चीजें मुझे याद आ रहा है वो चीज मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा और ढेर सारे चीजें हैं जो इसमें काम में लिया जाता है, या वो सब मुख्य वनोपज के अंतर्गत आता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे गौड़ उत्पाद को अगर हम देखें, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है। एक तो है हम्म लाह कहा जाता है। ठीक है, लाह। तो लाह बेसिकली जो है आप झारखंड इस कैटेगरी में सबसे ऊपर है। इसका लगभग 50% जो प्रोडक्शन होता है वो झारखंड में ही होता है। अब ये इस क्षेत्र में जो है पाए जाने वाले, क्योंकि इस एरिया का जो वो है वातावरण है या क्लाइमेट है, वो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये लाह या लाख भी कहा जाता है इसको। तो इसके लिए जो है 50% प्रोडक्शन झारखंड में होता है। इस कैटेगरी में झारखंड जो है फर्स्ट रैंक में आता है। इसके प्रोडक्शन में, लाह के प्रोडक्शन में जो है ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको लाख भी बोला जाता है, या फिर इसको सेलेक्ट बोला जाता है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो केंदू लिप्स होता है, ठीक है, केंदू पत्ता। छत्तीसगढ़ में केंदू पत्ता को तेंदू पत्ता कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में इसको केंदू पत्ता के नाम से इसको ज्यादातर जाना जाता है। ये स्पेशली बीड़ी वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बीड़ी उत्पादन में इसका काम लिया जाता है। तंबाकू वगैरह का मिश्रण करने वगैरह में भी इसका काम किया। तो ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में जो है इसका बहुत बड़ा डिमांड होता है केंदू पत्ता का। ठीक है, इसके अलावा जो रेशम होता है, जिसको हम इस क्षेत्र में टसर के नाम से जानते हैं। टसर एक टाइप का जो है सिल्क का एक वेराइटी होता है, टसर। अब इसको अलग अलग क्षेत्र में, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसको टसर नाम से जाना जाता है। अदरवाइज ये एक सिल्क की वेराइटी है। और इसमें भी जो है अलग अलग और वेराइटी होता है, जैसे मलबरी करके एक इसका एक वेराइटी होता है, मलबरी। और छत्तीसगढ़ में तो इसमें मलबरी ईरी करके भी होता है, मलबरी भी होता है, ईरी भी होता है, टसर भी होता है। झारखंड में मुख्य रूप से टसर और मलबरी के नाम से जो है ज्यादा इसको जाना जाता है। और इसमें भी जो है जो झारखंड है वो कभी फर्स्ट रैंक में, सेकंड रैंक में, ये वेरी होते रहता है। तो फिलहाल इसको फर्स्ट रैंक में है झारखंड इस कैटेगरी में, इसके प्रोडक्शन में। ठीक है, और बोला जाता है कि टसर का लगभग 60% प्रोडक्शन जो है झारखंड में हो रहा है अभी। ठीक, तो ये एक तरह का सिल्क का वेराइटी है। ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये सिल्क है एक तरह का।
अब सिल्क का प्रोडक्शन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, बोलना चाहिए एक सिस्टम उसमें बनाना पड़ता है। जैसे साल का जो पेड़ है या अर्जुन का एक जो पेड़ होता है, इसके अलावा एक सहतूत करके एक पौधा होता है, उनमें जो है इसको जो है इसके जो सिल्क के कीड़े हैं उसका पालन किया जाता है, और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके बाद में जो है रेशम के कपड़े निकलते हैं, सिल्क के जो है वहां पे धागे बनाए जाते हैं, देन उसके बाद में उसको कपड़ों में यूज किया जाता है या कपड़े उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बेसिकली इसी के लिए स्पेशली फेमस है, और खास करके छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा का एरिया, और ये झारखंड का पूरा एरिया जो है इस कैटेगरी में जो है बहुत ज्यादा आगे है बाकी देश से अगर हम कंपेयर करें तो। इसके अलावा जो बांस है, बाम्बू, वो भी जो है लघु वनोपज के लिए जो है स्पेशली प्रमुख रूप से इसका आता है। तो बाम्बू जो है इसी में आएगा। ठीक है, बांस। ठीक है, तो बांस का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब आप सबको पता होगा कागज वगैरह बनाने के लिए जो बांस की लुगदी है उसका प्रयोग किया जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री में जो है इसका बहुत डिमांड है, बांस का, पेपर मेकिंग में। ठीक है, अब इसके अलावा जो है महुआ का बीज हो गया, चार हो गया, चिरौंजी हो गया, जितने छोटे छोटे वो होते हैं ना, वो सब इसी के अंतर्गत में आते हैं। इसके अलावा कत्था करके एक होता है जिससे खैर की जो लकड़ी होता है उससे कत्था निकाला जाता है। गोंद वाले जितने भी पौधे होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन ये मेजरली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लाख से, तेंदुपत्ता से, टसर से, बाम्बू से। ये सब चीजें आपको कुल मिलाकर के मेनली आपको याद यहाँ से रखना है। इसके अलावा जो भी है इमली, आंवला, चिरौंजी, महुआ, महुआ बीज, ये सब इसी कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो चलो आई होप समझ में आ गया होगा। फॉरेस्ट प्रोडक्ट दो टाइप के हैं, मेजर और माइनर, जिसमें से जो मेजर है उसको आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान में देना है। माइनर कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ देता है कि इनमें से कौन सा है जो कि मेजर वनोत्पाद में आता है या कौन सा है जो कि आपके माइनर प्रोडक्ट्स में आता है। ये चीज ध्यान में रखना है, नाम आपको क्लियरली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। झारखंड में जो है एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, कृषि का क्या क्षेत्र है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं, मैं सीधा सीधा आप लोग को कुछ डेटा प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको टू द पॉइंट यहां से पूछ सकता है एग्रीकल्चर वाले से, वन लाइनर के तौर पे। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्या डेटा यहां से आपके जहन में होना चाहिए एग्जाम वाइज अगर देखा जाए तो। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पूरा जो झारखंड का क्षेत्र है वो एक तरह से पठारी क्षेत्र है, इसलिए कृषि का जो मतलब कि बोलना चाहिए कि भूमि है वहां पे थोड़ा सा बाकी क्षेत्रों से, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये पूरा क्षेत्र जो है कृषि पे ही, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। खास करके जो ट्राइबल एरिया है वहां पर जो है एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा वो है, बोलना चाहिए डिपेंडेंसी है। तो और यहाँ पर जो ज्यादातर कृषि होता है वो वर्षा आधारित ही कृषि होता है, लेकिन इसके अलावा ढेर सारे यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से जो है सिंचाई के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा साधन है। ठीक है, बात करते हैं क्या क्या चीजें याद रखना है। देखो 75% ऑफ झारखंड पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। लगभग 75% हिस्सा जो है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृषि पर ही डिपेंडेंट्स है, कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, तो एक चीज तो ये याद रखना है, ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो लगभग 75% जो है पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड, तो मैंने जो है स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से हिसाब से आप लोग को बताया था 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम उसको हेक्टेयर, क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर की बात आती है तो लाख हेक्टेयर में बात होती है, तो टोटल अगर हम झारखंड का जो एरिया है उसको हम देखें लाख हेक्टेयर में, तो 79.70 लाख हेक्टेयर हो जाता है। ठीक है, ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। उसमें से जो कल्टीवेबल जो एरिया है, मतलब कि कृषि के योग्य जो भूमि है, वो लगभग लगभग 38 लाख हेक्टेयर है। इतना क्षेत्र है जहां पे कृषि योग्य भूमि माना जाता है, इस क्षेत्रों में कृषि हो सकती है। लेकिन 38 लाख हेक्टेयर में कृषि हो सकता है जरूर, लेकिन इतने में कृषि किया नहीं जाता। जितने क्षेत्र में कृषि किया जाता है वो परसेंटेज है
अच्छा, परसेंटेज ऑफ कल्टीवेबल लैंड भी दिया गया है, मतलब कि 79 लाख हेक्टेयर का 38 लाख हेक्टेयर में अगर परसेंटेज निकालें, अप्रोक्सीमेटली 48% के आसपास होता है। ये इतना जो है कल्टीवेबल जो है लैंड है, इन परसेंटेज अगर देखा जाए। अब इसमें से कितने में अंडर कल्टीवेशन है, मतलब कि जहां पे कृषि के लिए जिसको यूज किया जा रहा है, तो 38 लाख हेक्टेयर में से अभी फिलहाल लगभग लगभग 18 लाख जो हेक्टेयर है, 18 लाख का जो एरिया है, उतने को ही अभी कृषि के लिए प्रयोग में किया जा रहा है। बाकी क्षेत्र भी जो लगभग 20 लाख हेक्टेयर है, उसको भी डेवलप किया जा सकता है कृषि करने के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ क्षेत्र कई बार बंजर हो जाते हैं किसी भी वजह की वजह से, किसी क्षेत्र में बारिश की वजह से, किसी क्षेत्र में वहां के इंडस्ट्रीज वगैरह के वगैरह वजह से, या फिर वो क्षेत्र धीरे धीरे एक तरह से बंजर हो जाता है, बैरन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे एरिया जो है अंडर कल्टीवेशन नहीं होते हैं। ठीक है। परसेंटेज ऑफ लैंड यूज्ड इन एग्रीकल्चर, अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो ये 23% के आसपास जो है लगभग अभी कृषि के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है। अगर 79 लाख हेक्टेयर में से अगर जो कल्टीवेशन के लिए अभी जो यूज किया जा रहा है लैंड, वो सिर्फ 23% है। हालांकि कृषि लगभग किया जा सकता है 48% में, लेकिन किया जा रहा है अभी सिर्फ 23% एरिया में। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जो एक तरह से बोलना चाहिए कृषि के लिए या गैर कृषि के लिए जो भूमि है, मतलब कि जिसको कृषि के लिए यूज नहीं किया जाता, वो लगभग 7.2% है। अब ये आपको नहीं सोचना है ना कि 47 में सिर्फ 72% क्या है। देखो, पूरा लैंड अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से जो हिस्से आपके फॉरेस्ट के अंडर में चला जाता है वो तो कंप्लीटली वो नॉन एग्रीकल्चरल में ही चला जाता है। ठीक है। वो फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो उसको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में गिनते ही नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह से कल्टीवेबल लैंड होता ही नहीं है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में उसको गिनेंगे जो कि एक तरह से बोलना चाहिए कृषि के, फॉरेस्ट को छोड़ के और कृषि को छोड़ के जो क्षेत्र बचता है वो आपका नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आता है। इसके अलावा कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, तो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड क्या होता है तो वो कल्टीवेबल, मतलब कि वो कृषि के योग्य है लेकिन वेस्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग 5 सालों से वहां पे किसी भी तरह का कृषि का कोई कार्य नहीं लिया गया है। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वो 4.2% है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 7.2% है। अब ये सारे डेटा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपके झारखंड एसएससी में और झारखंड पीएससी में बार बार ये चीजें, ये डेटा जो है रिपीट हुआ है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पूछ देता है अप्रोक्सीमेटली, डेटा भी आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, बाई चांस अगर पूछता है तो। परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स, जो कृषि मजदूर हैं उनकी संख्या यहाँ पे 45% है। अब कृषि मजदूर का कहने का मतलब ये है कि उनके पास खुद का लैंड नहीं है, वो दूसरों के एग्रीकल्चरल लैंड में काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल वर्कर्स। उनकी संख्या 45% है। ठीक है। अच्छा, झारखंड में दो तरह के खेत पाए जाते हैं। कुछ खेत ऐसे होते हैं जो ऊंचे हिस्सों में होते हैं, और कुछ खेत ऐसे होते हैं जो निचले हिस्से में होते हैं। तो जो ऊंचे हिस्से के खेत होते हैं उसको बोला जाता है टाड़। ठीक है, इसको टॉड कहा जाता है, टाड़ कहा जाता है, कई जगह इसको ऐसे करके लिखा, टाड़। ठीक है। और दूसरे को बोला जाता है दोन, जो कि निचले हिस्से में है। तो ये चीज मैंने आपको उसमें जियोग्राफिकल डिवीजन में भी बताया था। तो ये टाड़ वाला हिस्सा जो है आपका, जो हाई लैंड है उसको बोला जाता है, और जो लो फील्ड होता है उसको दोन बोला जाता है। ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ किस किस टाइप के फसल पाए जाते हैं। तो जनरली भारत में तीन ही टाइप के फसल मेजरली अगर देखा जाता है, अगर हम सीजनल बेस पे बोले या मौसम के आधार पे इसको हम डिवाइड करें या क्लासिफाई करें, तो तीन टाइप के। एक तो बोला जाता है खरीफ फसल। ठीक है। जिसको हम बरसाती मौसम का फसल भी कह सकते हैं आम बोलचाल में। तो खरीफ फसल में क्या होता है कि जब मानसून आता है तो मानसून के टाइम में, स्पेशली जून जुलाई के टाइम में जो है इसका बुआई किया जाता है, और जैसे ही मानसून खत्म होता है स्पेशली अक्टूबर के महीने में, उस टाइम में जो है इसकी कटाई की जाती है। ठीक है। तो अब झारखंड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें दो तरह के जो है फसल माने जाते हैं। एक तो भदई फसल कहा जाता है और दूसरे को अगहई फसल में इसको बांटा जाता है। मतलब यही खरीफ फसल को भदई फसल का मतलब ये है कि ये मई जून के टाइम में जो है बोई जाती है। ठीक है।
और उसके बाद में जो भादों का उस टाइम में है उसको काटा जाता है। अगर हम अगहनी फसल की बात करें तो जेठ के महीने में बोया जाता है और दिसंबर के महीने में जो है काटी जाती है, ठीक है। अब अगर पहले तो इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, इसको बोया जाता है जून जुलाई में और काटा जाता है, इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है स्पेशली सितंबर अक्टूबर में। एक बात हो गई खरीफ फसल के बारे में, ये ओवरऑल काम आता है। अगर हम खरीफ फसल के जो मेजर क्रॉप्स की बात करें तो धान हो गया, इसके अलावा जो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, मूंगफली, शुगर केन हो गया जो कि हम गन्ना के रूप में जानते हैं, इसके अलावा जो मेज है, मकई जिसको हम बोलते हैं, ये सब जो है आपके खरीफ फसल के अंडर में ही आता है, ठीक है। चलो इसमें एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में दो टाइप के फसल के इसमें माना जाता है। एक को बोला जाता है भदई फसल, ठीक है। भादों के मतलब कि स्पेशली जो है मई जून में, मतलब कि बैसाख या जेठ बोला जाता है मई जून को। तो अब वैसे याद रखोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, मई जून में इसकी जो है बुआई की जाती है, ठीक है। और इसका जो कटाई किया जाता है वो अगस्त और सितंबर के बीच में है। अब ये अगस्त सितंबर के बीच में जो काटा जाता है इसी को भादों का महीना बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, भादो भदई इसको फसल कहा जाता है। दूसरा जो फसल है उसको बोला जाता है अगहनी फसल, ठीक है। तो अगहनी फसल में क्या होता है कि जेठ आषाढ़ में इसको जो है वो काट मतलब बोया जाता है। जेठ आषाढ़ का मतलब वही है, जून के महीने में जो है इसको बोया जाता है और स्पेशली जो है दिसंबर में इसको काटा जाता है। तो दिसंबर में जो काटा जाता है उस महीने को हम बोलते हैं अगहन, ठीक है, अगहन। तो यहीं से बना जो है अगहन, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है तो ये अगहन कहलाता है। तो अगर हम झारखंड की खेती की बात करें तो इसमें जो ये अगहनी फसल है ये सर्वोपरि है, इसको यहाँ पर ज्यादातर जो है मान्यता प्राप्त है या ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। स्पेशली फॉलोड किया जाता है झारखंड के किसानों के द्वारा में अगहनी फसल की। अब ये बोल सकते हो कि लगभग 70% भाग में जो है अगहनी फसलों की खेती की जाती है और अगहनी फसलों के बाद में भदई फसल का स्थान आता है जो लगभग 20% के आसपास के हिस्से में ये की जाती है। तो ये जो है ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा जो है ये बोला जाता है खरीफ फसल। लेकिन झारखंड में स्पेशली जो है यहाँ के जो रीजनल जो फार्मर्स होते हैं वो भदई और अगहनी टाइप की फसल करते हैं, जिसमें से अगहनी फसल 70% है और लगभग लगभग आप मान सकते हो कि 20 to 30% जो है आपके भदई फसल का इसके नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा अगहनी फसल जिसमें जून के महीने में बोई की जाती है और नवंबर दिसंबर मतलब कि अगहन के महीने में जो है इसकी कटाई की जाती है। आई होप समझ में आ गए होगा इसमें। अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो वो है राबी फसल। राबी फसल को जो है ठंडे मौसम का फसल कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अक्टूबर और नवंबर का मंथ होता है उस टाइम में इसका बोया जाता है और मार्च की गर्मी के महीने में जो है इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो सोइंग इन द नवंबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टिंग इन मार्च टू अप्रैल, इस महीने में गर्मी के महीने में इसको काटा जाता है, ठीक है। रबी फसलों में अगर स्पेशली बात करें तो वीट है, मतलब कि जो गेहूं है, बार्ले है, ऑयल सीड्स है, चना है, ग्राम्स है, ये सब जो है इस टाइम में जो है स्पेशली जो है उगाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान में रखना है। ये जो मेजर क्रॉप्स है इसका नाम याद रखना है कि कौन कौन सा चीज है जो खरीफ के टाइम में उगाया जाता है, काटा जाता है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्रॉप है जो कि रबी क्रॉप के अंडर में आता है, तो इनका नाम याद रखना है। अगर पूछ दे कि जौ जो है किस टाइप का क्रॉप है तो याद रखना है राबी क्रॉप है। ऑयल सीड जिसको हम तिलहन कहते हैं ये किस टाइप का है, तो ये भी राबी है। चना किस टाइप का है तो ये भी राबी है। गेहूं कैसा है तो ये भी राबी है। तो ये चीज पूछता है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। धान कैसा है तो खरीफ फसल है। हालांकि देखो ज्यादातर उसका रीजन क्या है, अब जो धान है उसके लिए जो है बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। खरीफ फसल में बारिश ज्यादा होती है, मतलब कि जून जुलाई में बारिश ज्यादा होती है, मतलब कि ये आपका
बारिश के मौसम ही है, तो उस टाइम में बारिश इतना भरपूर होता है कि धान के लिए आपको और पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो जौ होता है, तिलहन होता है, चना होता है, उसको इसके कंपेयर में थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर नवंबर-दिसंबर में थोड़ा बहुत बारिश हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी नहर वगैरह, कैनाल वगैरह के थ्रू जो है इसकी सिंचाई की जा सकती है, क्योंकि पानी की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू द खरीफ क्रॉप, ठीक है? तो बस यही रीज़न है कि कौन से क्रॉप को किस टाइम में लगाना है, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक एक वो होता है, ठीक है? चलो आगे हम बात करते हैं, तीसरा कैटेगरी है जायद फसल, जिसको हम हॉट क्रॉप्स कहते हैं। अब जायद फसल जो है बहुत कम टाइम के लिए या छोटे मौसम की फसल कहलाती है ये। तो स्पेशली इसको मार्च अप्रैल में इसको अच्छा रिलेटिवली इसको शॉर्ट सीजन क्रॉप कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, शॉर्ट सीजन क्रॉप। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है और जून जुलाई में ही इसको काट लिया जाता है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, अप्रैल मई जून 2-3 महीने के अंदर में ही जो है इसका ये पूरा क्रॉप हो जाता है और उसी टाइम में इसको काट लिया जाता है। इस टाइप की जो खेती है वो उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा जो है सिंचाई की फैसिलिटीज है, या फिर वो थोड़ा सा वेट लैंड है, मतलब आर्द्र भूमि है, उस क्षेत्र में जो है थोड़ी सी जो है नमी ज्यादा है, उन क्षेत्रों में ये किया जाता है। इसके लिए जो है पानी की जरूरत जो है बहुत बोलना चाहिए कि ऐसा होना है कि सिंचाई की आसानी से सुविधा उपलब्ध हो, तो उस क्षेत्रों में हो जाती है। जैसे कि हरी सब्जियां जो उगाई जाती है, इसके अलावा जो ककड़ी उगाया जाता है, ठीक है, अम, खीरे जो उगाए जाते हैं, ये सब जो है इसी जायद फसल के अंडर में ही आता है। तो इरिगेशन फैसिलिटी जहां पे अवेलेबल होगा वहां पे वो उगाया जाता है, स्पेशली जो है हैव स्पेशल प्लेस इन हॉट क्रॉप्स, ग्रीन वेजिटेबल जो है इसका मेन वो है, ठीक है। हरे पत्ते वाले जितने भी सब्जियां हैं वो इस कैटेगरी में आता है। चलो मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट रैंक में आता है पैडी, धान की जो फसल है वो मेजर क्रॉप में फर्स्ट रैंक में है। सेकंड रैंक में आता है मेज या मकई, और तीसरे रैंक में आता है वीट। अब देखो ये चीजें ना थोड़ा सा वेरी करता है इधर उधर, लेकिन मेनली अगर हम देखें ओवरऑल पिछले 20-25 साल से, तो यही चीजें हैं कि झारखंड में जो मेजर क्रॉप्स है वो धान है, फिर मकई है, और उसके बाद में गेहूं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पैडी, सबसे ज्यादा जो है वेस्ट सिंहभूम के एरिया में होता है, और ज्यादातर हिस्से में जो है आपके निचला हिस्सा है या जो आपके ईस्ट साउथ वाला एरिया है, उन क्षेत्रों में ज्यादातर जो है धान की खेती की जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्षेत्र में, पूरे झारखंड में ज्यादातर हिस्से में धान की खेती होती है, लेकिन अगर स्पेशली अगर बोला जाए तो ज्यादातर क्षेत्र जो है इसी क्षेत्र में जो है उगाई जाती है धान की जो प्रोडक्शन है वो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें रांची, गुमला, दुमका, इन क्षेत्रों में भी जो है बहुत ज्यादा जो है धान की खेती की जाती है। पलामू क्षेत्र में भी जो है धान की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है। तो सेकेंड चीज है इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो लगभग 1 हेक्टेयर में 1950 किलोग्राम का हेक्टेयर है, जो कि एक एवरेज प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इतनी जो है प्रोडक्शन क्षमता है यहाँ की खेतों की। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 2000 किलोग्राम के जो है धान की जो है वो होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो। सेकेंड है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन 70-80% ऑफ टोटल सोन एरिया। अगर बोए गए क्षेत्रों की बात करें तो लगभग लगभग 70 से 80% क्षेत्र में जो है धान की खेती की जाती रही है। अब देखो आप पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह कहीं का देखोगे तो वहां पे 61%, कहीं पे 65%, आजकल के कुछ क्वेश्चन पेपर को देखोगे अलग अलग एग्जाम के तो 71%, ऐसे करके वेरी होता है अगर धान की कल्टीवेशन को देखें तो। लेकिन याद रखना है ओवरऑल एवरेज जो है झारखंड में 70 से 80% क्षेत्र में टोटल धान की ही खेती की जाती है, ठीक है। इसीलिए ये मेजर क्रॉप में फर्स्ट रैंक में है पैडी। मेज इज कल्टिवेटेड ऑन 5.97% हिस्सा, मतलब कि जैसे 70% में अगर हम टोटल उसकी बात करें धान की, तो सिर्फ और सिर्फ लगभग 6% हिस्सा है जहां पे मक्के की खेती की जाती है, अगर हम टोटल ओवरऑल स्टेट की अगर हम बात करें तो। द मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेज इज पलामू, हजारीबाग, रांची और संथाल परगना, जो उत्तरी क्षेत्र है उन क्षेत्र में, इवन पलामू और हजारीबाग, रांची, ये मध्य क्षेत्र में, इसमें जो है मकई की खेती की जाती है, मेज की जो है खेती की जाती है, लगभग 6% हिस्से में ये फैला हुआ है।
चलो राइस की अगर हम बात करें, कुछ चीजों को मैं यहाँ पे नोट कर दूं आपके लिए। एक तो ये है कि हमारे यहाँ का सबसे मेजर क्रॉप है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है, ठीक है। मेजर क्रॉप है, सबसे बड़ा क्रॉप है, सबसे ज्यादा हिस्सों में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें कि कहाँ पे इन क्षेत्रों की इस क्रॉप की जो है सबसे ज्यादा जो है बोआई वगैरह होता है, या सबसे ज्यादा जो है इस चीज की खेती की जाती है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारा बोलना चाहिए वेस्ट सिंहभूम, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा जो रांची है, इस क्षेत्र में, गुमला में, हजारीबाग में, और भी ढेर सारे राज्य में डिस्ट्रिक्ट है जहां से धान की खेती की जाती है। लेकिन मुख्य रूप से ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, वेस्ट सिंहभूम, रांची, गुमला, हजारीबाग, और क्या है यार, गढ़वा क्षेत्र में भी ये किया जाता है, ठीक है, देवघर में भी है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे मेज। तो मेज जो है, मकई जो है, अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें, प्रोडक्शन के देखें, तो अगर ये फर्स्ट रैंक में है तो ये सेकंड में है, ठीक है। और इसमें जो है पलामू का जो क्षेत्र है वो स्पेशली फेमस है। मकई के लिए पलामू का रैंक जो है फर्स्ट रैंक में आता है पूरे झारखंड में। इसके बाद अगर हम बात करें तो हजारीबाग है, साहेबगंज है, अच्छा एक गिरिडीह भी है, इनका नंबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वीट। तो वीट मतलब कि गेहूं। तो गेहूं जो है तीसरे नंबर का वो है, क्रॉप है यहाँ, अगर हम रैंक के हिसाब से देखें तो। और अगर हम इसमें अगर हम बात करें कि सबसे पहला कौन सा है, तो इसमें भी जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट रैंक में। इसके अलावा हजारीबाग और गोड्डा का नंबर आता है सेकेंड और थर्ड में। नेक्स्ट है बारले। तो बारले मतलब जौ। इसमें भी पलामू डिस्ट्रिक्ट मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, साहेबगंज है, इसके अलावा अगेन गोड्डा याद रख सकते हो। जो बार्ले है उसको प्राचीनतम या ओल्डेस्ट एक तरह से बोलना चाहिए कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है क्रॉप में माना जाता है जौ को। इसके अलावा जो ज्वार है, और ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, ये सब चीजें भी हैं। तो अगर हम बात करें ज्वार की, तो ज्वार में अगर हम बात करें तो आएगा आपका हजारीबाग, रांची, और सिंहभूम के दोनों क्षेत्र, जो हमारा वेस्ट सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम है, ये दोनों क्षेत्र जो है इस क्रॉप में आता है, ज्वार में। अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स मतलब बाजरा। तो बाजरा ज्वार दोनों में जो है हजारीबाग, रांची और सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है, ये स्पेशली जाना जाता है इसी के लिए। तो इसको आप रिपीट मानो, ज्वार बाजरा दोनों में यही जो तीन डिस्ट्रिक्ट है वो स्पेशली जो है लीड कर रहे हैं इस क्षेत्र में।
अगर हम बात करें अरहर का, तो अरहर जो है दलहन में जो है पल्सेस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और इसमें जो है पलामू का जो क्षेत्र है वो स्पेशली फेमस है अरहर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लेंटिल, मतलब कि ओवरऑल अगर हम दलहन की बात करें, दालों की बात करें, तो इस कैटेगरी में भी पलामू जो है नंबर वन पे आता है। और ठीक है, मरवा जो एक पौधा होता है, जो लोग जो उस एरिया के हैं उनको पता होगा, जो मरवा होता है वो बहुत कम टाइम होता है, एक ऐसा फसल है जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और ये वही उसी कैटेगरी में आता है आपके जो सब्जियों वगैरह होता है ना उसके लिए हरे पौधा का वो होता है। तो इसलिए जो है याद रखना है कि जो मरवा है वो आपके जायद फसल के अंडर में आता है और बहुत कम टाइम लगता है, गर्मियों के टाइम में ही जो इसको एक दो महीने में ये जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, ये बगानों में लगाया जाता है और एक बड़े बड़े नुकीली नुकीली और मोटी पत्तियां होती है। इसकी धार्मिक मान्यताएं भी है, इसको देवी देवताओं पे इसको चढ़ाया जाता है, ऐसे करके जो है आ, बोला जाता है, इसका जो धार्मिक मान्यता है वो भी है। ठीक है, इंग्लिश में इसको मार्जोरम कहते हैं, मार्गोरम ऐसा कुछ नाम है। अब अगर इसकी बात करें कि किस क्षेत्र में है, तो रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, इन क्षेत्रों में जो है स्पेशली जो है मरवा का जो है वो पाया जाता है। रांची, हजारीबाग, इसके अलावा गिरिडीह। एक और क्षेत्र है पलामू का क्षेत्र, यहाँ पर भी जो है इसका कुछ हिस्सों में उत्पादन होता है। अगर हम मस्टर्ड सीड की बात करें, मस्टर्ड सीड मतलब सरसों या राई का जो बीज होता है जिससे तेल वगैरह निकाला जाता है, तो ऑयल सीड कैटेगरी में आता है राई या सरसों का जो बीज होता है वो। तो इसमें अगर हम देखें तो ये स्पेशली पलामू के क्षेत्र में खास तौर पे जो है इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हम सिसमे की बात करें जिसको हम तिल बोलते हैं, तो तिल की अगर हम बात करें तो इसमें भी पलामू जो है डिस्ट्रिक्ट है जो कि टॉप में है। इसके अलावा हजारीबाग भी इस कैटेगरी में आता है इसके प्रोडक्शन एरिया में। संथाल का जो पूरा परगना डिवीजन है, संथाल डिवीजन, वो भी इसमें प्रोडक्शन में हिस्सेदारी है इसका। ऑयल सीड में अगर हम बात करें, ऑयल सीड का मतलब है यही जो सेसमे राई वगैरह है, तो ओवरऑल जो तिलहन ऐसे जो सीड्स ऐसे जो वो हैं बीज हैं जिससे तेल निकाला जाता है, उसमें जो है स्पेशली अगर हम तिलहन की अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल, तो इसमें जो छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है, तो ज्यादातर जो प्लेटो एरिया है उस क्षेत्र में जो है ये लीड करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि झारखंड के कौन से क्षेत्र में तिलहन की फसलें ज्यादातर किया जाता है, तो याद रखना है तिलहन के लिए स्पेशली छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है पठारी भाग उस वो सबसे आगे है इसमें। ठीक है, जो भी पठारी क्षेत्र है वो सब, चाहे रांची का पठार वगैरह हिस्सा हो या हजारीबाग पठार वगैरह हिस्सा हो, ये सब इसमें आता है। पल्सेस की अगर हम बात करें जिसको हम दलहन कहते हैं, तो ओवरऑल दलहन मैंने बताया क्या यार, चलो ठीक है, रिपीट हुआ है तो कोई नहीं, उसको मैं हटा दूंगा। तो दलहन का आई थिंक हो गया था, पलामू ही है इसमें। लेंटल्स करके मैंने बता दिया था। ठीक है, एक ही बात है, लेंटल्स बोलो या पल्सेस बोलो। दालों में अगर हम बोले तो पलामू ही है। चलो, तो उसको एडिट करना पड़ेगा, मैं बाद में उसको एडिट कर दूंगा। आलू की बात करें तो हजारीबाग इसमें फेमस है आलू के लिए। ये कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, आलू के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा है। एक होता है मेस्टा, तो इसमें जो है मेस्टा के लिए जो है संथाल का जो एरिया है, संथाल परगना डिवीजन है, वो इसमें उसकी भागीदारी ज्यादा है प्रोडक्शन में। इसके अलावा रांची और हजारीबाग जो क्षेत्र है वो भी है इसमें। सिंहभूम का भी दोनों क्षेत्र जो है इसमें आ जाता है। अब देखो ये जो मेस्टा है इसको स्थानीय भाषा में सनई भी कहा जाता है
और इसको आप रिलेट कर सकते हो जूट से, ठीक है। तो ये उसी टाइप का है, जूट की तरह जो है, एक तरह का वो है बोलना चाहिए, क्रॉप होता है। तो ये झारखंड में स्पेशली जो है संथाल परगना क्षेत्र, रांची हजारीबाग क्षेत्र में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर का टोटल, जो 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 इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोगों ने देखा। कल के क्लास में हम बात करेंगे जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं झारखंड में, जो भी सिंचाई परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो उसको कल के हम क्लास में करेंगे। यहाँ से एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं नदी घाटी परियोजना उसके बारे में, ठीक है। सिंचाई वगैरह के बारे में भी उसी में बात करेंगे कि कितना क्षेत्र है जो झारखंड में इरिगेशन में कितना है, क्या है हिस्सेदारी है। वो सब चीजें जो है हम कल के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।